इंडिया में सिविल सर्वेंट बनना मतलब आईएएस आईपीएस बनना, ये एक बहुत बड़ा सपना है। लाखों लोग इस एक सपने के पीछे अपनी जिंदगी के न जाने कितने साल लगा देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टील फ्रेम, जिसकी इतनी इज्जत है, सच में उतना ही मजबूत है जितना हमें लगता है? तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर साल लाखों नौजवान यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। अब तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल इवेंट बन गया है, जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2022 के रिजल्ट्स के बाद सिर्फ 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर 3,500 से ज्यादा टॉपर्स देने का दावा कर दिया। जी हाँ, 3,500 से भी ज्यादा। और अब देखिए असलियत। उस साल टोटल सीटें थी सिर्फ 933। तो एक तरफ 3,500 से ज्यादा टॉपर्स का दावा और दूसरी तरफ सिर्फ 933 सीटें। ये हिसाब कुछ अजीब नहीं लग रहा? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो हमारी पड़ताल के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कोचिंग इंडस्ट्री के उन भ्रामक तरीकों की, जिन्होंने हजारों लाखों उम्मीदवारों को एक तरह के धोखे में रखा हुआ है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग ट्रिक है। सोचिए, जो उम्मीदवार अपनी मेहनत से मुश्किल मेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उन्हें प्रैक्टिस के लिए फ्री इंटरव्यू का ऑफर दिया जाता है। और बस इसी से सफलता का एक ऐसा झूठा जाल बुना जाता है जो हर साल नए उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींचता है। पूरा प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। कैंडिडेट ने मेंस पास किया, उसे फ्री प्रैक्टिस का ऑफर मिला, उसने इंटरव्यू दिया, उसकी तस्वीर खींची गई और बूम, अगले साल के बड़े बड़े पोस्टर्स के लिए एक नया चेहरा तैयार। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस धोखे का पूरा स्केल साफ साफ दिखाते हैं। एक बड़े इंस्टीट्यूट ने 682 टॉपर्स का दावा किया, लेकिन उनमें से 98.7 यानी 673 सिर्फ वो थे जिन्होंने फ्री मॉक इंटरव्यू दिया था। उनके असल क्लासरूम प्रोग्राम से सिर्फ 9 छात्र। मतलब धोखे का ये लेवल वाकई में चौंकाने वाला है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कोचिंग सेंटर्स की नहीं है। ये जो कोड है, ये हमें एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा गहरी प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, और वो है खुद यूपीएससी की वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर की कमजोरियां। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से जुड़ी हुई है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पूजा खेड़कर का असली केस सिस्टम की उन कमियों को दिखाता है जिनका कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। ये केस बताता है कि कैसे कोई नियमों को ताक पर रखकर सिस्टम के अंदर घुस सकता है। सिस्टम में ये कुछ बहुत गंभीर कमजोरियां हैं। जैसे ये साफ ही नहीं है कि इनकम किसकी गिनी जाएगी, कैंडिडेट की या उसके पेरेंट्स की। तहसीलदार के पास ये जानने का कोई पक्का तरीका नहीं है कि एक बड़े बिजनेसमैन की असली कमाई कितनी है। और अगर किसी ने नकली विकलांगता या जाति का सर्टिफिकेट बना लिया तो उसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। इससे होता यह है कि जो सच में योग्य उम्मीदवार है, उनका हक मारा जाता है। देखिए, सिस्टम की ये जो कमजोरियां हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों के फ्रॉड करने तक सीमित नहीं है। ये चीजें हमारे देश में निष्पक्षता और ब्यूरोक्रेसी के भविष्य को लेकर बहुत बड़ी और गंभीर बहसों को जन्म देती हैं। आरक्षण यानी रिजर्वेशन पर बहस इंडिया में बहुत पुरानी और गहरी है। एक तरफ इसे सामाजिक न्याय का एक बहुत जरूरी टूल माना जाता है। इसका मकसद उन कम्युनिटीज को प्रशासन में लाना है जिन्हें हिस्टोरिकली मौकों से दूर रखा गया, ताकि नीतियां सबके हिसाब से बने। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या इससे मेरिट के सिद्धांत से समझौता हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होना चाहिए और ये व्यवस्था रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ये फेयरनेस और रिप्रेजेंटेशन के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। एक और बड़ी बहस छिड़ी हुई है लैटरल एंट्री को लेकर। मतलब प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सीधे सरकार में बड़े पदों पर लाना। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि आज के ज़माने में सरकार को फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है जो बाहर से आ सकती हैं। ये ब्यूरोक्रेसी की धीमी रफ्तार को तोड़ सकते हैं। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं, उनकी चिंता ये है कि लैटरल एंट्री कहीं रिजर्वेशन सिस्टम को बाईपास करने का एक तरीका न बन जाए, क्योंकि इन नौकरियों में अक्सर आरक्षण लागू नहीं होता। और ये सवाल भी है कि क्या प्राइवेट सेक्टर से आए लोग बिना सालों की ज़मीनी ट्रेनिंग के पब्लिक सर्विस के असली मतलब को समझ पाएंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स और डिबेट्स के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? चलिए आखिरी सेक्शन में कुछ मुमकिन समाधानों पर नजर डालते हैं।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बा राव ने इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जंग लगा स्टील फ्रेम बन चुका है। मतलब बात अब छोटे-मोटे सुधार की नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे को फिर से नया करने की जरूरत है। तो दुव्वरी सुब्बा राव ने एक यूपीएससी 2.0 का विजन सामने रखा है। इसमें क्या क्या है? पहली बात, परीक्षा के लिए उम्र और अटेम्प्ट्स कम किए जाएं ताकि युवाओं की एनर्जी सालों तक बर्बाद ना हो। दूसरा, इंडस्ट्री के अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए सरकार में आने का एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता हो। और तीसरा, जो ऑफिसर्स पहले से सिस्टम में हैं, उनके काम का भी समय समय पर रिव्यू हो। बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ ऐसे कदम हैं जो फौरन उठाए जा सकते हैं, जैसे इनकम और विकलांगता की जांच के लिए पूरे देश में एक जैसे और साफ नियम बनाए जाएं। इनकम टैक्स डेटा जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दावों को वेरीफाई किया जाए। और सबसे जरूरी, जो अधिकारी या डॉक्टर नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ सिस्टम को बदलने का रिस्क है, तो दूसरी तरफ सब कुछ वैसा ही चलने देने का उससे भी बड़ा रिस्क। दांव पर लाखों लोगों का भविष्य और पूरे देश का भरोसा लगा है। और ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।